नमस्कार, स्वागत है आप सबका वासुदेव एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। मैं राजस्थान कला व संस्कृति का एक छोटा सा टॉपिक राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग, जिसके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में यह दुर्ग स्थित है और इस दुर्ग का अगला जो फैक्ट आपको याद करना है, दुर्ग की श्रेणी कौन सी है, दुर्ग की भौगोलिक स्थिति क्या है, और दुर्ग का निर्माण किस किसने करवाया, इसके संदर्भ में जो प्रश्न बनते हैं। और अगला फैक्ट उपना। तो पहले इन चार तथ्यों को हम समझेंगे, फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और फैक्ट याद करेंगे। पहला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमने याद किया चित्तौड़ जिले में स्थित है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? तो श्रेणियां का हम जो क्रम याद करते हैं, पहला फैक्ट जो आपको याद करना है, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की 4 श्रेणियां हैं। ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं उन्हें जल दुर्ग कहा जाता है। ऐसे दुर्ग जो रेगिस्तान में है उन्हें धानवंत श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। जो दुर्ग पहाड़ी पर बने होते हैं उन्हें गिरि दुर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग है, एक पहाड़ी पर स्थित है, तो इसलिए श्रेणी इसकी जो है वो हो जाएगी गिरि दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रेणी पूछे, याद रखिएगा गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग इनकी पहाड़ी का नाम। भौगोलिक स्थिति का जो फैक्ट आपको याद करना है, पहाड़ी चित्रकूट पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी का नाम है। मेसा पठार है, चित्रकूट पहाड़ी, मेसा पठार, चित्तौड़ जिला, ये जो है इसकी भौगोलिक स्थिति है दुर्ग की। दुर्ग बना हुआ है यहाँ पर चित्रकूट पहाड़ी पर, चित्तौड़गढ़ बना हुआ है। चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, श्रेणी जो है गिरि दुर्ग हो जाएगा, मेसा पठार और चित्तौड़ जिला। यह दुर्ग 2 नदियों के संगम पर भी स्थित है। 2 नदियों का संगम भी आपको याद करना है। 2 नदियां जो मिलती है जिस स्थान पर, उन 2 नदियों के नाम आपको याद करना है। एक नदी गंभीरी और दूसरी नदी का नाम बेड़च। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। तो ये भौगोलिक स्थिति के जो प्रश्न बनते हैं वो हमने याद करने का प्रयास किया। रिवाइज कीजिएगा वापस। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी का नाम है चित्रकूट पहाड़ी, मेसा पठार, चित्तौड़ जिला। 2 नदियों का संगम भी याद करना है, गंभीरी और बेड़च। अगला फैक्ट याद करते हैं निर्माण। श्रेणी हमने याद किया, भौगोलिक स्थिति याद किया, निर्माण याद करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य द्वारा करवाया गया। चित्रांग मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। निर्माण के संदर्भ में सरल सा फैक्ट आप याद कर सकते हैं। और इन्हीं की वंशावली में एक जो है वो आगे शासन करते रहता है। तो मौर्य शासन इस दुर्ग पर जो है शासन करेगा। मौर्य वंश के विभिन्न राजा जो है इस दुर्ग पर शासन करेंगे। और इसी मौर्य की वंश की जो वंशावली है, उसका जो अंतिम शासक है, इसका नाम आपको याद करना है मान मौर्य। ये निर्माता है चित्रांग मौर्य, और इस मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम आपको याद करना है मान मौर्य। जो मान मौर्य है वो अंतिम राजा है, इस चित्तौड़ पर शासन करने वाला अंतिम मौर्य शासक। ये निर्माण का फैक्ट हमने याद किया। और अगला फैक्ट है उपनाम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विभिन्न सारे उपनाम हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। और उपनाम हम याद करना चाहें अगर, तो पहला उपनाम चित्तौड़गढ़, खुद का उपनाम सरल सा चित्तौड़गढ़। दूसरा उपनाम दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। दुर्गों का सिरमौर। तीसरा उपनाम राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को।
और चौथा उपनाम खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के नाम पर 1303 में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। तो ये भी एक उपनाम है। इस तरह से 4 महत्वपूर्ण उपनाम हम याद कर सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। तो ये था आज का चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक बेसिक से 4 कॉन्सेप्ट जो हमने कुछ याद किए, श्रेणी याद की, भौगोलिक स्थिति याद की, निर्माण याद किया, उपनाम याद किया। अगली कड़ी में कुछ और फैक्ट याद करेंगे हम। अब चित्तौड़ पर जो शासन करेगा राजवंश, उसके कड़ी में कुछ याद करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हमने याद किया था अब तक कि चित्रांग मौर्य द्वारा इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया और इसी कड़ी में मान मौर्य इसका अंतिम शासक था मौर्य वंश का चित्तौड़ पर शासन करने। मान मौर्य को 734 ईस्वी में 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा पराजित किया जाता है और बप्पा रावल जो चित्तौड़गढ़ जीत लेते हैं और वहां से एक नए राजवंश की स्थापना होती है जो मेवाड़ पर घुइल वंश की वंशावली शुरू होती है। तो वैसे घुइल वंश का संस्थापक घुइलादित्य को माना जाता है और इसी घुइल वंश का वास्तविक संस्थापक वो बप्पा रावल को माना जाता है। तो बप्पा रावल के साथ ही कुछ फैक्ट हम याद करना चाहेंगे चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड काफी सारी चीजें। बप्पा रावल जिनके गुरु का नाम मिलता है हारित ऋषि, नाम इनके गुरु का है। इनके गुरु का नाम हारित ऋषि है। बप्पा रावल हारित ऋषि की गुरु की जो है गायें चराने का काम किया करता था और इनके आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और आक्रमण जो किया वो टाइमिंग आप याद कर सकते हैं 734 ईस्वी, शताब्दी हो जाएगा 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में 734 ईस्वी में बप्पा रावल द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है और उस समय चित्तौड़ के तत्कालीन शासक जो थे वो थे मान मौर्य। तो आक्रमण के बीच जो युद्ध हुआ, 2 राजाओं के बीच, बप्पा रावल और मान मौर्य। इस युद्ध में बप्पा रावल जीत जाते हैं, मान मौर्य की पराजय होती है और इसके साथ ही चित्तौड़ पर बप्पा रावल अपना शासन शुरू कर लेते हैं घुइल वंश के साथ। तो यहाँ पर चित्तौड़ पर या मेवाड़ पर घुइल वंश की स्थापना करने वाला राजा का नाम बप्पा रावल माना जाता है, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और वही बप्पा रावल मान मौर्य को पराजित करते हुए चित्तौड़ पर अपना शासन शुरू करते हैं। 734 ईस्वी में चित्तौड़ को जीत लेते हैं, विजय करते हैं। एक प्रश्न बनता है सरल सा इस फैक्ट के साथ ही, आपसे पूछे कि अंतिम मौर्य शासक कौन सा है जिसने चित्तौड़ पर शासन किया, आप फैक्ट याद कर सकते हैं, मान मौर्य। मान मौर्य को जो हराने वाला कौन सा राजा था, बप्पा रावल था। बप्पा रावल ने किस शताब्दी वर्ष में चित्तौड़ जीता, 8वीं शताब्दी। टाइमिंग पूछ ले एग्जैक्ट 734। इस तरह से विभिन्न प्रश्न हम याद कर सकते हैं। बप्पा रावल जो है एक राजधानी बनाता है, नागदा। नागदा जो स्थान है वर्तमान में उदयपुर में है और इस स्थान को बप्पा रावल द्वारा राजधानी बनाया जाता है घुइल वंश की। ये था सामान्य सा परिचय बप्पा रावल के बारे में, सरल सा इंट्रोडक्शन। इनका लिंक जुड़ता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ ही। और नेक्स्ट जो कड़ी है वो हम याद करना चाहेंगे, इस बप्पा रावल की वंशावली में जो विभिन्न राजा हुए और उनके शासनकाल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हुई, उसमें क्या क्या बदलाव हुए, वो याद करेंगे। हमने अब तक याद किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो राजवंश है वो राजवंश का भी एक सरल सा फैक्ट याद किया कि राजवंश 2 फैक्ट याद किए, मौर्य वंश का थोड़ा परिचय याद किया और मौर्य वंश के साथ साथ यहाँ पर घुइल वंश का एक शुरुआत हो जाता है और घुइल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल कहा जाता है, उनका थोड़ा परिचय याद किया। उसी कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कुछ और फैक्ट याद करते हैं। बप्पा रावल के बाद जो विभिन्न शासन हुए, जो विभिन्न राजा हुए, उनके द्वारा जो परिवर्तन किए गए, एक फैक्ट जो काफी महत्वपूर्ण भी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता रहता है। हमने याद किया था कि बप्पा रावल के समय नई राजधानी बनाई गई एक और उसका नाम था नागदा।
उसके बाद एक और नई राजधानी बनाई जाती है आहड़। मेवाड़ का एक शासक है अल्लट, और अल्लट एक ऐसा राजा हुआ गोहिल वंश का जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान का प्रथम विदेशी विवाह अल्लट द्वारा किया गया। हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ अल्लट ने विवाह किया और ये राजस्थान का पहला विदेशी विवाह था। और यही अल्लट राजधानी में परिवर्तन करता है, एक नई राजधानी बनाता है आहड़। तो राजधानी आहड़ किसने बनाई? अल्लट ने बनाई। और दूसरा फैक्ट एक और आप याद करना चाहें तो मेवाड़ के अंदर नौकरशाही प्रारंभ किसने की, तो वो भी आप फैक्ट याद कर सकते हैं, अल्लट द्वारा करवाया गया ऐसा रखा। अल्लट के बाद डायरेक्ट हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें चित्तौड़गढ़ से संबंधित, तो विभिन्न राजधानी परिवर्तन का जो क्रम चलता रहा, नागदा राजधानी बनी, आहड़ राजधानी बनी, और पूरे मेवाड़ के इस राजवंश में इस कड़ी में जो एक राजधानी बनाई जाती है महत्वपूर्ण, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। जो हम दुर्ग पढ़ रहे हैं चित्तौड़, इस चित्तौड़गढ़ को राजधानी कब बनाया गया, तो ऐसा आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा मेवाड़ के शासक है जत्र सिंह। मेवाड़ के ही एक शासक है जिनका नाम याद रखिएगा आप, जत्र सिंह। और जत्र सिंह के समय मेवाड़ की राजधानी बदलकर नई राजधानी बनाई जाती है चित्तौड़गढ़। कारण भी मिला जाता है, यहाँ पर भी आक्रमण होता है, बलवन द्वारा आक्रमण किया जाता है मेवाड़ पर, ठीक है। और आहड़ राजधानी को ध्वस्त कर लिया जाता है और उसके बाद नई राजधानी बनाई जाती है चित्तौड़गढ़ को जत्र सिंह द्वारा बनाई जाती है। लगभग 13वीं शताब्दी में राजधानी परिवर्तन होता है चित्तौड़गढ़ का। तो 13वीं शताब्दी नई राजधानी चित्तौड़गढ़ बनाई जाती है जत्र सिंह द्वारा। और जत्र सिंह का शासनकाल, इससे जुड़े कुछ और तथ्य हम याद करना चाहें तो चित्तौड़गढ़ के दो फैक्ट हमने याद किए, निर्माण का संदर्भ में राजाओं के नाम याद किए, और इसका जो लिंक जुड़ता है गोहिल राजवंश के साथ, तो साथ साथ गोहिल राजवंश का भी सामान्य सा परिचय मैं आपके साथ रिवीजन के लिए छोटा सा कर रहा हूँ फटाफट, ताकि विभिन्न राजाओं के क्रम में जो घटनाएं हुई उन सारी घटनाओं को हम इजीली एक साथ याद करके काफी सारी चीजें कवर कर सकें। तो जत्र सिंह के बारे में इतिहासकार दशरथ शर्मा एक स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जत्र सिंह का माना जाता है। तो एक फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसका माना जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ जो है उसका स्वर्ण काल, गोल्डन ईरा जो है वो किसका माना जाता है? तो याद रखिएगा जत्र सिंह का स्वर्ण काल माना जाता है। और एक फैक्ट आपसे पूछ ले कि मध्यकालीन मारवाड़ का स्वर्ण काल किसका रहा, तो याद रखिएगा मालदेव। मध्यकालीन मारवाड़ पूछे तो मालदेव, और मध्यकालीन मेवाड़ पूछे तो जत्र सिंह। वो जत्र सिंह जो है वो चित्तौड़गढ़ को राजधानी बना लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़ राजधानी किसके शासनकाल में बनी, ये फैक्ट भी हमने याद किया। इसी कड़ी में जत्र सिंह के बाद की वंशावली हम याद करते हैं तो यहाँ इनके पुत्र का नाम है तेज सिंह, और तेज सिंह जो है अगले राजा बनते हैं मेवाड़ में। और तेज सिंह के समय जो घटनाएं हुई उनको हम याद करना चाहें तो एक सरल सा फैक्ट, राजस्थान कला व संस्कृति में चित्रकला से बनता है। राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम से एक पहला चित्रित ग्रंथ है, वो तेज सिंह के समय चित्रित हुआ। ये फैक्ट कई बार एग्जाम पूछा गया, लगभग 13वीं शताब्दी 1260 के आसपास वो चित्रित किया गया था। तो ये फैक्ट भी कई बार पूछा जाता है, जो तेज सिंह के समय का है वो भी आप याद कर सकते हैं। और इस कड़ी में समर सिंह आप याद करते हैं शासक का नाम, कुंभकर्ण याद करते हैं, और एक और नाम आप याद करते हैं रतन सिंह। कुंभकर्ण जो है वो नेपाल चले जाते हैं मेवाड़ छोड़कर, तो मेवाड़ छोड़कर, राजस्थान छोड़कर, भारत छोड़कर नेपाल चले जाते हैं। यहाँ पर इस गोहिल राजवंश की ब्रांच नेपाल में भी है, तो ऐसा फैक्ट आप याद कर सकते हैं। मेवाड़ का वह राजा जो नेपाल चला गया, नाम पूछे तो कुंभकर्ण आप याद कर सकते हैं। रतन सिंह इन्हीं के भाई हैं, और अगले राजा जो बनते हैं इनके समय का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहता है। राजस्थान का मेवाड़ का पहला ऐतिहासिक शाखा रावल रतन सिंह के समय हुआ, वही रतन सिंह जो है वो यही शासक है। इससे पहले थोड़ा अगर डिटेल्स हम याद करना चाहें तो गोहिल वंश वैसे दो ब्रांचों में डिवाइड हो रखा था। एक नाम मिलता है राणा शाखा, एक मिलता है रावल शाखा। दो ब्रांचों का डिवाइडेशन हो जाता है, और मेवाड़ के अंदर रण सिंह के समय
रण सिंह मेवाड़ के राजा हैं, उनके समय विभाजन हो जाता है और रावल शाखा जो आगे वंशावली चला था। रावल शाखा का एक शासक है शेम सिंह, और शेम सिंह के साथ रावल शाखा शुरू होती है और शेम सिंह के बाद विभिन्न राजा शासन करते रहते हैं। और इस रावल शाखा का जो अंतिम राजा है रावल रतन सिंह, इस रावल ब्रांच का ये अंतिम राजा है रावल रतन सिंह। इनके समय का महत्वपूर्ण घटना रहता है 1303 में ऐतिहासिक घटनाक्रम मेवाड़ का पहला शाखा, वो भी हम याद करेंगे। तो यहाँ राजवंश की कुछ बात हुई, साथ साथ चित्तौड़गढ़ से जुड़ी कुछ विभिन्न राजाओं की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो भी हमने याद किए। और अगली कड़ी में चित्तौड़ के ऐतिहासिक शाखे कौन कौन से हुए वो भी हम फटाफट याद करते हैं। ऐतिहासिक शाखे, शाखा एक ऐसा घटनाक्रम जो है वो आपको याद करना है। शाखा होता क्या है, उसकी परिभाषा दो शब्दावलियों के साथ हम समझ सकते हैं। पहला नाम, एक नाम याद रखना है जौहर, और दूसरा नाम एक और आप याद कर सकते हैं केसरिया। किसी भी राजा के शासनकाल में कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण करता है, उस स्थिति में राजा युद्ध में लड़ते लड़ते अगर शहीद हो जाता है, केसरिया पगड़ी पहन कर युद्ध लड़ते हैं राजा, और लड़ते लड़ते राजा अगर शहीद हो जाता है तो वो घटना कहलाती है केसरिया। युद्ध स्थल में किसी भी राजा का शहीद होना, राजा जो वीर गति को प्राप्त करेगा युद्ध में, तो वो घटना कहलाएगी केसरिया। और रानियां भी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पानी में कूदकर या अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है, ये घटना कहलाती है जौहर। और दोनों घटनाएं होगी, जो केसरिया भी होगा जौहर भी होगा, और दोनों घटनाएं हुई, इस घटना को संयुक्त रूप से कहा जाता है शाखा। ये कहलाती है शाखा को, है इसको पूर्ण शाखा को। और इन दोनों में से कोई भी एक घटना अगर नहीं होती है तो उस घटना को कहते हैं अर्ध शाखा। तो राजस्थान के इतिहास में जैसलमेर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर अर्ध शाखा हुआ, बाकी विभिन्न स्थानों पर ऐतिहासिक शाखे हुए, पूर्ण शाखे हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक शाखे हुए, ऐसा प्रश्न में पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक शाखे किस दुर्ग में हुए, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल शाखों की संख्या है 3। कुल शाखे कितने हैं? 3 हैं। और हमने याद किया कि जो शाखा की जो परिभाषा है वो क्या है, 2 घटनाएं हैं, जौहर और केसरिया। इसका विस्तार से थोड़ा याद किया। और इसी कड़ी में वो 3 शाखे कौन कौन से, उसको भी हम विस्तार से याद करते हैं। तो पहला शाखा है प्रथम शाखा, वो कब हुआ, किनके शासनकाल में हुआ, आक्रमण किसने किया, सारे फैक्ट हम याद करना चाहें तो यहाँ फटाफट मैं लिख रहा हूँ। हमने अभी याद किया था इससे थोड़ा 5-7 मिनट पहले कि गोहिल वंश का जो विभाजन हमने याद किया कि नेपाल चला गया था कुंभकर्ण, और उन्हीं का भाई था रतन सिंह। तो हमने याद ये भी किया था कि रावल रतन सिंह रावल ब्रांच का अंतिम शासक था। उन्हीं के शासनकाल में एक ऐतिहासिक घटना होती है जिसे मेवाड़ का पहला शाखा भी कहा जाता है। तो मेवाड़ के तत्कालीन शासक कौन है, उसका नाम ये लिख रहा हूं मैं, और सामने आक्रमण किसने किया उसका भी नाम लिखूंगा। तो रावल रतन सिंह मेवाड़ के तत्कालीन शासक हैं। ये घटना कब की है, टाइम लिख रहा हूं मैं 1303 ईस्वी। याद रखिएगा, आपसे पूछे कि मेवाड़ का पहला शाखा कब हुआ, 1303 में हुआ। तत्कालीन शासक कौन था, रावल रतन सिंह था। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया, और इस समय रावल रतन सिंह की धर्मपत्नी पद्मावती द्वारा जौहर का अनुष्ठान किया जाता है। और रावल रतन सिंह के 2 सेनापति भी हैं जो युद्ध स्थल में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं, जिनके नाम भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, गौरा और बादल। याद रखिएगा 2 सेनापति हैं, गौरा और बादल। पद्मावती मूलतः श्रीलंका की राजकुमारी है, गंधर्व सेन की पुत्री है। चंपावती के माता पिता का नाम भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो पद्मावती मूलतः श्रीलंका, सियल द्वीप जो है श्रीलंका का प्राचीन नाम मिलता है, तो वहां की राजकुमारी है। पद्मावती के माता पिता का नाम भी आप याद करना चाहें तो गंधर्व सेन उनके पिता का नाम है, चंपावती इनकी माता का नाम है, और इनका एक और अन्य नाम इनको पद्मिनी भी कहा जाता है। तो वो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पद्मिनी और पद्मावती एक ही है। तो ये सेनापति गौरा बदल ये भी शहीद होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। रावल रतन सिंह जो कि रावल शाखा के अंतिम राजा है, ये केसरिया करते हैं। पद्मावती के नेतृत्व में रानियों द्वारा जौहर किया जाता है, और ये घटना 1303 की होती है। और इस घटना का
टाइमिंग हमने याद किया 1303, आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया। इस युद्ध को जीत लेने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख लेते हैं। अपने पुत्र चित्तौड़गढ़ का नाम जो है अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम खिज्र खां है और उसके नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। तो ये पूरी ऐतिहासिक घटना है जिसे कहा जाता है मेवाड़ का प्रथम साका। ये मेवाड़ का प्रथम साका है। तो 1303 में हुआ और यहाँ पर आक्रमण किसने किया, तत्कालीन शासक कौन था, कौन कौन से सेनापति थे, टाइमिंग क्या था, ये सारे फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारा आप याद कर सकते हैं। खिजराबाद चित्तौड़ का नाम बदला गया। एक तथ्य और आप याद करना चाहें अगर तो चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद बदला गया, ऐसा उल्लेख कहां पर मिलता है? ऐसा प्रश्न, एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे सब पूछ ले अगर तो याद रखिएगा। आपसे पूछे कि चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद बदला, ये तो हमने याद किया 1303 में बदला, अलाउद्दीन खिलजी ने बदला, पर इसकी जानकारी स्रोत कौन सा है, प्रमाण कहां पर मिलता है? तो एक दरगाह का नाम याद करना है, दाइवी पीर की दरगाह। और इस दरगाह पर एक अभिलेख पर ऐसा साक्ष्य मिलता है जहां पर कहा गया है खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ का एक उपनाम लिखा गया है खिजराबाद। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद कर सकते हैं। ये था पहला साका। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम दो और ऐतिहासिक साके पढ़ेंगे। साथ साथ आप नोट करते रहेगा, लिखते रहेगा। नेक्स्ट फैक्ट, चित्तौड़ का ऐतिहासिक दूसरा साका। चित्तौड़ का जो दूसरा साका है उस समय का तत्कालीन रानी का नाम आपको याद करना है, कर्मावती। मेवाड़ की महारानी है। टाइमिंग दूसरे साके का याद करना है 1534 ईस्वी। 1534 ईस्वी का टाइमिंग है। महारानी का नाम कर्मावती है और आक्रमण किया जाता है बहादुर शाह गुजरात पर। बहादुर शाह गुजरात के शासक है, आक्रमण करते हैं मेवाड़ पर 1534 ईस्वी में। तत्कालीन रानी का नाम कर्मावती, भरत जौहर किया जाता है। ये था मेवाड़ का दूसरा ऐतिहासिक साका। फैक्ट याद कर सकते हैं आप। दूसरा साका, रानी कौन है, आक्रमण किसने किया? इसके साथ साथ भी आप थोड़ा याद करना चाहें तो इससे जुड़ी हुई घटना ही है। तीसरा साका भी आप याद कर लीजिएगा। और तीसरा साका का टाइमिंग पंद्रह सौ 67-68। तत्कालीन शासक उदय सिंह, आक्रमण किया गया अकबर द्वारा। उदय सिंह इस युद्ध से भाग जाते हैं। उदय सिंह युद्ध में भाग लेते नहीं है, युद्ध स्थल में आते हैं पर ये भाग जाते हैं यहाँ से। और इनके दो सेनापति जयमल और पत्ता, एक युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। और ये टाइमिंग 1567-68 का माना जाता है। ये फैक्ट था मेवाड़ के ऐतिहासिक तीसरा साका। ये तीसरे साके के साथ हमने 3 ऐतिहासिक साके क्रम में याद किए। और अगली कड़ी में हम याद करेंगे अन्य दर्शनीय स्थल मेवाड़ में और क्या क्या स्थित है। यहाँ पर अकबर इन जयमल और पत्ता से काफी प्रभावित होता है और आगरा किले के बाद जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगवाता है हाथी पर सवार। और साथ साथ बीकानेर के राजा राय सिंह जो है वो भी जयमल पत्ता की मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के बाहर लगवाते हैं।
औरंगजेब द्वारा आगरा किले के बाहर वाली मूर्तियां तोड़वा दी जाती हैं। वर्तमान में केवल जूनागढ़ दुर्ग के बाहर जयमल और प्रताप की मूर्तियां लगाई गई है। नेक्स्ट 3 शाखों के बाद अन्य दर्शनीय जो स्थल है, वहां पर हम ये जो मंदिर है उनको याद करते हैं। पहले मंदिर में मीरा मंदिर भी स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर भी स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया, इसका नाम था कुंभ स्वामी मंदिर, और इस मंदिर को वर्तमान में मीरा मंदिर भी कहा जाता है। अन्य दर्शनीय स्थल में पद्मावती महल, सतविसी मंदिर, सतविसी जैन मंदिर है, यह भी इसी दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित एक इमारत है, इसे विजय स्तंभ कहा जाता है। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम याद करेंगे, वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में, महाराणा कुंभा मालवा विजय के उपलक्ष्य में एक इमारत का निर्माण करवाता है, और वो इमारत का नाम जो है वो विजय स्तंभ है। इसको और डिटेल से हम पढ़ेंगे विजय स्तंभ के बारे में। आप चाहे एक बार इसको लिख लीजिए। इस कड़ी में कुछ और फैक्ट भी हम याद करेंगे। विजय स्तंभ को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। विजय स्तंभ काफी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है विजय स्तंभ से। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिल इमारत है, याद रखिएगा। इस इमारत के निर्माण में कुल खर्चा आया था 90 लाख रुपए का। उस समय 90 लाख का खर्चा लगा था इस इमारत के निर्माण के समय। इमारत एक युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बनाई गई। एक युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध, ऐतिहासिक घटना है, साथ साथ जुड़ी हुई, आप याद कर लीजिएगा। 1437 ईस्वी में हुई थी, और इस युद्ध में महाराणा कुंभा मेवाड़ से, और सामने लड़ने वाला जो व्यक्ति था वो महमूद खिलजी और था। ये मालवा का शासक था, और कुंभा जो मेवाड़ के शासक थे। युद्ध का नाम था सारंगपुर का, 1437। महाराणा कुंभा का थोड़ा परिचय याद करते हैं। तो महाराणा कुंभा के पिता का नाम आप याद करते हैं मोकल, और मोकल की मृत्यु जो है वो एक मर्डर होता है। चाचा और मेरा नाम के व्यक्तियों द्वारा, इनके चचेरे भाई जो, उनके द्वारा एक मर्डर कर दिया जाता है, और वो मर्डर करके चाचा और मेरा भाग जाता है, एक स्थान पर जाकर छुप जाता है। वो स्थान है मालवा, और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए महाराणा कुंभा द्वारा यहाँ अटैक किया जाता है, और इस युद्ध को जीता जाता है। युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध 1437। और इस युद्ध को जीतने के बाद खुशी के उपलक्ष्य में, युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में एक इमारत का निर्माण कराया जाता है, और इमारत का नाम है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। 90 लाख का खर्चा माना जाता है इस इमारत के। और इसी विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, इसके अलग अलग उपनाम भी है। विजय स्तंभ को जय स्तंभ भी कहा जाता है, विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। और ये विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। ये था थोड़ा सामान्य से परिचय, ऐतिहासिक कुछ न कुछ घटनाक्रम जिसके साथ लिंक है, और चाहे तो आप साथ साथ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इस कड़ी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है विश्व धरोहर में भी सम्मिलित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को शामिल किया जा चुका है। ये सरल सा फैक्ट हमने चित्तौड़गढ़ का याद किया। अन्य दर्शनीय स्थल भी याद किए, और चित्तौड़गढ़ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने याद किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान में जोधपुर जिले में स्थित है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, सारे को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
मेहरानगढ़ दुर्ग। पहला जो फैक्ट आपको याद करना है, राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उन दुर्गों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। ऐसे दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित होते हैं उन्हें गिरि दुर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जो दुर्ग जल, जहां पर जिस दुर्ग के चारों तरफ जल हो उन्हें जल दुर्ग कहा जाता है। रेगिस्तान में बने दुर्ग धानवन श्रेणी के दुर्ग कहलाते हैं, जैसे जैसलमेर का दुर्ग धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग एक पहाड़ी पर स्थित है, और जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित होते हैं उनकी श्रेणी होती है गिरि दुर्ग। प्रश्न आपसे पूछ ले कि मेहरानगढ़ दुर्ग की श्रेणी कौन सी है, तो याद रखिएगा यहाँ पर श्रेणी आपको याद करना है गिरि दुर्ग। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग की श्रेणी के साथ साथ एक प्रश्न और आप याद कीजिएगा, ये जो पहाड़ी है इसका नाम क्या है, वो भी आप याद कर सकते हैं, चिड़िया टूक पहाड़ी। वापस रिवाइज कीजिएगा, दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में स्थित है, और इस दुर्ग का जो लोकेशन है वो हमने याद किया जोधपुर। क्षेत्र विशेष पूछ ले तो मारवाड़, जिला पूछ ले तो जोधपुर, पहाड़ी का नाम पूछे तो चिड़िया टूक पहाड़ी जो कि जोधपुर में स्थित है, और श्रेणी जो है वो हो जाएगी गिरि दुर्ग। इसी कड़ी में कुछ और फैक्ट याद करते हैं इस दुर्ग के निर्माण के संदर्भ में। इस दुर्ग का निर्माण मारवाड़ के शासक राव जोधा द्वारा करवाया गया। मारवाड़ में राठौड़ राजवंश के शासक राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में, टाइमिंग भी पूछ ले आपसे, तो 1459 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो निर्माता कौन था, निर्माण कब करवाया गया, ये निर्माण के संदर्भ में दो प्रश्न बनते हैं, वो भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो हम याद करने वाले हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग के बहुत सारे उपनाम हैं, उनके प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं, वो भी आप याद कीजिएगा। उपनाम, मेहरानगढ़ दुर्ग का एक उपनाम तो इसके नाम टाइटल के साथ हमने याद कर लिया, मेहरानगढ़। इसके अलावा अगला इसका उपनाम याद करना आपको सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ नाम से भी इसे जाना जाता है। हमने याद किया था कि दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, और चिड़िया टूक पहाड़ी जो है इसी पर आधारित एक और उपनाम आप याद कर सकते हैं, इसको कहा जाता है चिड़िया टूकगढ़। चिड़िया टूकगढ़ भी इस कहा जाता है इस दुर्ग को। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। इस प्रकार से उपनाम आप याद कर सकते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के कुछ सामान्य से प्रश्न हमने याद किए, जहां तक निर्माण के संदर्भ में याद किए दो फैक्ट कि निर्माता राव जोधा है, और निर्माण का जो टाइम है वो 1459 ईस्वी में है। शताब्दी में कई बार प्रश्न पूछा जाता था, 15वीं शताब्दी आपसे पूछ लेगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी वर्ष में हुआ, तो वो भी 15वीं शताब्दी आप याद कर सकते हैं। अगली कड़ी में मेहरानगढ़ दुर्ग के साथ साथ राजस्थान स्थापत्य कला में राजस्थान के जितने भी दुर्ग आप पढ़ते हैं, दुर्ग वाले चैप्टर में साथ ही साथ उससे संबंधित, उस क्षेत्र विशेष से संबंधित, उस दुर्ग से संबंधित जो ऐतिहासिक राजवंश है उसका कंप्लीट विवरण भी आप याद कर सकते हैं। वहां पर सूक्ष्म रिवीजन होता है, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ मेहरानगढ़ में राठौड़ राजवंश है जोधपुर में, तो उसका भी सामान्य सा एक रिवीजन भी आपको इसके साथ साथ याद हो जाएगा। तो हमने याद किया अब तक एक शासक का नाम याद किया, राव जोधा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, इन्होंने ही जोधपुर नगर बसाया, और मारवाड़ के शासक, मारवाड़ में राजवंश हमने याद किया था राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश आप याद करते हैं तो साथ साथ 5-7 प्रश्न और आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। राठौड़ राजवंश की कुल देवी जो है उनका नाम मिलता है नागणेची माता नाम से। सरल सा प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा जाता है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है, नागणेची माता, जिनका प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। और नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है वो नगणा गांव बाड़मेर में है, जोधपुर में भी अन्य मंदिर है, बीकानेर में भी अन्य मंदिर है। इस प्रकार से कुल देवी का नाम आपसे पूछे अगर राठौड़ वंश की कुल देवी, तो नागणेची माता। और एक प्रश्न आराध्य देवी का भी पूछा जाता है कि राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है।
तो वहां पर नाम आप याद कीजिएगा चामुंडा माता। चामुंडा माता, और इनका मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये कुछ सरल सरल से फैक्ट हमने याद किए। अब कुछ और प्रश्न हम याद करते हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश का जो निर्माण जो शुरू होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो आदि पुरुष कहा जाता है जिनको, या संस्थापक जो कहा जाता है, उनका नाम आपको याद करना है राव सिंह। राव सिंह ने राठौड़ राजवंश की स्थापना की, और राठौड़ राजवंश के साथ ही यहाँ पर उनकी वंशावली जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग पर शासन करी। और इसी वंशावली में राव जोधा एक शासक है जो इस दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, और इस राव जोधा की वंशावली में विभिन्न शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस दुर्ग में और अन्य निर्माण कार्य करवाए, वो भी सारे हम याद करेंगे। तो अब तक कुछ एक प्रश्न हमने याद किए, उपनाम याद किए, लोकेशन का जो प्रश्न याद किया, और निर्माण के संदर्भ में कुछ फैक्ट याद किए। अगली कड़ी में मेहरानगढ़ दुर्ग में अन्य जो चीजें स्थित है उनके बारे में कुछ फैक्ट्स याद करेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग का अगला जो फैक्ट आपको याद करना है, कि राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग है जिस पर डाक टिकट जारी होता है 1984 ईस्वी में। कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, तो आपको उत्तर क्लिक करना है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। तो पहला दुर्ग जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ, वो आप याद कर सकते हैं। अगला एक और फैक्ट याद कीजिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में जो जलाशय जो है, जल के जो स्रोत है, उनकी संख्या 2 है, और उनके नाम भी, पहला नाम आपको याद करना है रानीसर तालाब। 2 तालाब हैं, 2 जलाशय हैं जो इस दुर्ग में स्थित हैं, और मेहरानगढ़ दुर्ग में पहला नाम है रानीसर तालाब, दूसरा नाम पदमसर तालाब। पदमसर तालाब, ये जलाशय, जल के जो स्रोत है, इनका जो प्रश्न बनता है वो आप याद कीजिएगा। यहाँ नाम था रानीसर तालाब, दूसरा नाम है पदमसर तालाब। रानीसर तालाब का एक फैक्ट आप याद करना चाहें, हमने याद किया था, दुर्ग का निर्माता राव जोधा थे, और उन्हीं की पत्नी है जिनका नाम जसमादे हाड़ी। जसमादे हाड़ी जो इनकी पत्नी है, इनके द्वारा इस तालाब का निर्माण करवाया गया, और तालाब का नाम जो है वो है रानीसर तालाब। अब रानीसर तालाब के साथ आप तुलनात्मक एक प्रश्न ऐसा भी याद कर सकते हैं, रानीसर कुआं, रानीसर और रामसर नाम के 2 कुएं भी स्थित हैं, और वो कुएं जो है वो बीकानेर के जूनागढ़ में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। तो रानीसर नाम का कुआं पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो जूनागढ़ बीकानेर याद करना है, और रानीसर नाम से तालाब पूछ ले आपसे, तो रानीसर तालाब स्थित है मेहरानगढ़ में। तो दोनों तुलनात्मक सरल सरल से प्रश्न आप याद कर सकते हैं। जसमादे हाड़ी राव जोधा की पत्नी है। दूसरा तालाब एक और बना हुआ है पदमसर तालाब, और पदमसर तालाब के निर्माण के संदर्भ में भी आप याद कीजिएगा, मारवाड़ के शासक गांगदेव की पत्नी, और उसका नाम याद करना आपको पद्मावती। मारवाड़ के शासक गांगदेव की पत्नी पद्मावती द्वारा इस पदमसर तालाब का निर्माण करवाया गया। तो ये 2 जलाशय, 2 जल के स्रोत इस दुर्ग में स्थित है। अगला जो फैक्ट हम याद करने वाले हैं वो याद करना आपको मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित इनके एंट्रेंस, प्रवेश द्वार, तो सबसे पहले हमें याद करना था, और इसी कड़ी में हम याद कर रहे हैं। अगला अपना फैक्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित प्रवेश द्वार, एंट्रेंस कितने हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में? 2 एंट्रेंस है। पहला नाम जयपौल, और दूसरा नाम आपको याद करना है फतेहपौल। मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रवेश द्वार कितने हैं? 2 नाम याद करने हैं, जयपौल और फतेहपौल। जयपौल का निर्माण
मान सिंह ने करवाया। मान सिंह जो कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के शासक हैं, जिन्होंने नाथ संप्रदाय भी अपनाया था और अपना नाम बदलकर मान सिंह से माननाथ कर लिया था। महामंदिर का निर्माण करवाया और वही मान सिंह जो है इस जयपौल का निर्माण करवाते हैं। फतेहपौल का निर्माण अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। ये बात हुई एंट्रेंस के बारे में, ये बात हुई दो तालाब के बारे में, और अगली कड़ी में कुछ और फैक्ट हम याद करेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित कुछ और फैक्ट हम याद करेंगे इसी कड़ी में। मेहरानगढ़ दुर्ग पर जो विभिन्न तरह के अटैक जो हुए और उस कड़ी में हम कुछ प्रश्न याद करना चाहें तो मारवाड़ के अंदर जो शासक जिन्होंने शासन किया उनके शासनकाल में जो बाहरी आक्रमण हुए तो कुछ फैक्ट हम याद करना चाहें तो पहला फैक्ट आपको याद करना है गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल का एक ऐसा युद्ध हुआ राजस्थान का, इसको सतापर्जन का युद्ध भी कहा जाता है। अगर इस युद्ध के अंदर मारवाड़ के शासक जीत जाते तो वो भारत पर नेतृत्व करते, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश भारत पर शासन करता, पर ऐसा नहीं हो पाया। ऐतिहासिक इंपोर्टेंट युद्ध है, कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न इस युद्ध से संबंधित। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। और उस समय के मारवाड़ के तत्कालीन शासक थे मालदेव जिनका कार्यकाल 1515 से 1562 तक इनका कार्यकाल रहता है। और वो मारवाड़ के गांगदेव के पुत्र हैं। मालदेव, इनको हस्मत वाला शासक भी कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हस्मत वाला शासक भी कहा गया। और इसी मालदेव का एक उपनाम भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, 52 युद्धों का विजेता भी कहा गया है। आपसे ऐसे पूछ ले कि 52 युद्धों का विजेता किसे कहा गया, तो मालदेव को कहा गया, वो भी आप याद कर सकते हैं। अब इस मालदेव के साथ एक लिंक जुड़ेगा मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित, वो हम याद करने का प्रयास करेंगे। मालदेव का एक युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के साथ, और शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीत जाते हैं। युद्ध का टाइमिंग 1544 था और इसी युद्ध का नाम आपको याद करना था गिरी सुमेल। एक पाली में हुआ, जयकर्ण पाली स्थान है, युद्ध की लोकेशन है और युद्ध का टाइमिंग है, किन किन के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध को शेरशाह सूरी जो है वो जीत जाते हैं। मालदेव इस युद्ध में पराजित होता है। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी को एक स्टेटमेंट भी देना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह हो देता। इस तरह का कथन भी निराश होकर शेरशाह सूरी को देना पड़ता है। और हालांकि लास्ट में शेरशाह सूरी विजय होता है, मालदेव की पराजय होती है। और इसके बाद शेरशाह सूरी का मारवाड़ पर अधिकार होता है। तो 1544 टाइमिंग है। 1545 में शेरशाह सूरी की जो है वो मृत्यु हो जाती है और 1545 में मालदेव पुनः मारवाड़ पर जो है वो जीत लेता है। ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र विशेष, इस पर विदेशी आक्रमण, और इसी कड़ी में पहला नाम आपको याद करना शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है वो शेरशाह सूरी ने मालदेव को पराजित करते हुए मारवाड़ पर अधिकार किया और मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग पर शेरशाह सूरी 1544 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग को जीतता है और शताब्दी पूछते तो 16वीं शताब्दी। दूसरा, विदेशी आक्रमण के तहत मारवाड़ के शासक जिनका नाम रावचंद्र सेन आप याद करते हो, तो मालदेव के ही पुत्र हैं। मालदेव का हमने याद किया था कि मालदेव का टाइमिंग 1515 से 1562 तक था। और 1562 में मालदेव ने अपने सबसे छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बनाया था, रावचंद्र सेन। और रावचंद्र सेन मारवाड़ के एक ऐसा राजा हुआ जिसने जीवन भर मुगलों से संघर्ष किया। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने मुगलों का संघर्ष मेवाड़ में किया, वैसे के वैसे मुगलों से संघर्ष मारवाड़ में करने वाला शासक
राव चंद्रसेन था, जिनका टाइमिंग मिलता है 1562 से 1581 ईस्वी तक। तो राव चंद्रसेन, इनका सामान्य परिचय हमने याद किया, मालदेव के पुत्र हैं और उत्तराधिकारी बनाया जाता है इनको, मारवाड़ के शासक है। और इनके समय अटैक होता है अकबर का, और अकबर मेहरानगढ़ पर आक्रमण करता है। अकबर द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि, इसका नाम आप याद करते हो, हुसैन कुली खां। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने अपना प्रतिनिधि किसे भेजा गया? हुसैन कुली खां को भेजा अकबर ने अटैक करने के लिए। राव चंद्रसेन वहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, जीवन भर भटकते रहते हैं और अंतिम में 1581 में इनका जो है देहांत हो जाता है। इस कड़ी में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या प्रश्न याद कर सकते हैं, तो आप याद कीजिएगा कि मालदेव का पुत्र राव चंद्रसेन है। इनके उपनाम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो इस तरह से उपनाम आप याद कर सकते हैं। विस्मृत नायक भी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। इस तरह के बहुत सारे उपनाम राव चंद्रसेन के हैं। और राव चंद्रसेन के समय अकबर के साथ संघर्ष चलता है और इस टाइमिंग में अकबर द्वारा इस क्षेत्र विशेष को जीत लिया जाता है, इसको खालसा घोषित कर लिया जाता है और मारवाड़ पर और मेहरानगढ़ दुर्ग पर उसका अकबर द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। अधिकार करने के साथ ही अकबर द्वारा अपना एक सूबेदार भी नियुक्त किया जाता है। और सूबेदार नियुक्त, आप अकबर का थोड़ा संघर्ष याद करते हैं। अकबर द्वारा एक नीति अपनाई गई जिसके तहत राजस्थान के विभिन्न राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करना तय किया गया। एक सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, इसका नाम रखा गया नागौर दरबार। 1576 में आयोजन हुआ और उस कड़ी में बीकानेर के राजा जो थे राव कल्याणमल, वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपने दोनों बेटों को अकबर की सेवा में भेज देते हैं। तो बीकानेर का थोड़ा ये लिंक जुड़ेगा, साथ साथ याद करना चाहें तो बीकानेर के शासक थे कल्याणमल, जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं 1570 में। और इन्हीं कल्याणमल का पुत्र है जिनका नाम याद करना है राय सिंह। तो राय सिंह मूलतः तो बीकानेर के हैं और अकबर की सेवा में लगे हुए हैं। अकबर क्या करेगा, राय सिंह जो बीकानेर है उनको मारवाड़ का या जोधपुर का सूबेदार नियुक्त करेगा। तो आपसे फैक्ट पूछे अगर कि मारवाड़ का सूबेदार किसे बनाया अकबर ने, तो वो भी आप याद कर सकते हैं, राय सिंह। तो ये फैक्ट दो विदेशी आक्रमण के तहत हमने याद किए कि जो शेरशाह सूरी है वो मालदेव के समय मेहरानगढ़ पर विजय प्राप्त करता है और राव चंद्रसेन के समय अकबर द्वारा मेहरानगढ़ को जीत लिया जाता है, खालसा घोषित कर लिया जाता है और इस पर अधिकार कर लिया जाता है और अपना एक सूबेदार नियुक्त किया जाता है। सूबेदार का नाम आप याद कर सकते हैं, जो है राय सिंह बीकानेर के शासक। तो ये दो विदेशी आक्रमण के तहत, देशी जो है आक्रमण के तहत हम याद कर सकते हैं दो फैक्ट सरल सरल से। और आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम भी आप याद कर सकते हैं, हुसैन कुली खां। मेहरानगढ़ दुर्ग से संदर्भ में कुछ और फैक्ट हम याद करेंगे। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग में बहुत सारे तोपें स्थित हैं, उनके नाम भी कई बार एग्जाम पूछे गए। हाल ही में जो पिछली बार पटवार का एग्जाम हुआ, वहाँ एक तोप का नाम पूछ लिया गया, गुब्बार तोप। तोप का नाम था गुब्बार और प्रश्न पूछा गया पटवार में, गुब्बार नामक तोप किस दुर्ग में स्थित है। तो इस तरह से तोपों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम कौन कौन से हैं, तो वो भी आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। पहला नाम आपको याद करना है गुब्बार, जो कि पिछले पटवार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेहरानगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। दूसरा नाम आप याद कीजिएगा किल किला। एक और नाम शंभू बाण, बिच्छू बाण, धूड़धानी, कड़क बिजली, नुसरत, व्याधि। ये विभिन्न तोपें जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। इन तोपों के नाम बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आप याद कर सकते हैं। गुब्बार नाम लिखा हुआ है जो इंपोर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया। शंभू बाण, धूड़धानी, कड़क बिजली, किल किला, बिच्छू बाण, नुसरत, व्याधि, गजनी। एक और नाम आप याद करना चाहें तो गजनी। ये सारी तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग में
स्थित है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आज के इस वीडियो में हमने याद करने का प्रयास किया और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा अपने रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।